संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कल पेश में नहीं हो पाएगी। तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट कमिश्नर कल रिपोर्ट पेश नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत ने कल की तारीख दी थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर कुछ और वक्त की मांग कर सकते हैं। 29 नवंबर को संभल कोर्ट ने रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। कोर्ट कमिश्नर को कल सील बंद रिपोर्ट दर्ज कराना था, पेश करना था, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। जामा मस्जिद का सर्वे 2 चरणों में हुआ है और इस दौरान हिंसा भी हुई। उसमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बुखार सा फील हो रहा है, इसलिए लगभग फाइनल स्टेज पर ही है रिपोर्ट। फिर भी थोड़ा सा उसमें थोड़ी कमी है, जिसे मैं पूरा करके माननीय कोर्ट से समय लूँगा कल, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, जो भी समझ देंगे वो। जौनपुर इटाला मस्जिद विवाद मामले की बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट में कल सुनवाई होनी है। मंदिर पक्ष दाखिल करेगा अपना जवाब। मस्जिद की जगह अटाला देवी मंदिर होने का दावा हिंदू संगठनों की ओर से किया गया है और इसी मसले पर कल सुनवाई होनी है। राम जन्मभूमि विवादित ढांचा केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 5 साल पहले, लेकिन अभी भी धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा पास तक नहीं हो पाया। तकनीकी खामियों की वजह से अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास नहीं किया है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अभी तक कई विभागों से एनओसी नहीं हासिल की है। केवल तहसील से एनओसी मिला है, जबकि अथॉरिटी ने लैंड यूज को चेंज कर दिया। अभी तक अग्निशमन विभाग, एयरपोर्ट और सिंचाई विभाग से एनओसी नहीं मिला है। इतना ही नहीं, फाउंडेशन ने अभी तक विकास शुल्क और जमीन उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा नहीं कराया। एडीए का कहना है कि जब ये सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा भी पास हो जाएगा। उनके द्वारा जो नक्शा जमा किया गया उसमें कुछ तकनीकी कमी, जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन में आईआईटी के प्रोफेसर से वेट करानी पड़ती है, विभिन्न विभागों की एनओसीज लगती है, जबकि तहसील की एनओसी प्राप्त हो चुकी है। और इसके अलावा जो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क है और डेवलपमेंट चार्जेस है, वो चार्जेस अगर वो जमा कर देंगे और तकनीकी जो उसमें वेट कराना और स्ट्रक्चरल इंजीनियर का अग्रिम धनराशि जमा करना, ये सारी चीज़ें जब कर देंगे जो है, तो हम आरे द्वारा नक्शा पास कर दिया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अड़चन नहीं है। लखनऊ से खबर, जहां टाटा मोटर्स के कैंपस में आग लग गई। घटना बीबीडी के तारापुरवा की है। कैंपस में आग लगने से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और जलकर राख हो गई। वहीं सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें लखनऊ की हम आपको दिखा रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन गाड़ियां यहां पर पार्क थी, जो कि आग की चपेट में आ गई हैं। टाटा मोटर्स के कैंपस में आग लगी है। ये गाड़ियां कबाड़ की थी या फिर अच्छी कंडीशन में, यह भी साफ नहीं हुआ है, लेकिन कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। बीबीडी के तारापुरवा का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, वरना नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। महिला को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। ये घटना बिंदकी बस स्टॉप की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि बताया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। अगर इसके आड़े, यानी कि राष्ट्र धर्म निभाने के आड़े में जो भी आएगा, उसे हमें साइड में रखना होगा। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई मेरा उपासना विधि होगी, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखती। अगर वो मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है, तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा। अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे, तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। याद करना, पूरे विश्व का ध्रुवीकरण भारत के इर्द गिर्द होने जा रहा है।
अगले 10 वर्ष की यात्रा को अगर आप देखेंगे तो यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और उस शानदार यात्रा के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वाराणसी कैंट स्टेशन और बनारस रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेल मंत्री ने कहा कि महाकुंभ को लेकर रेलवे की ओर से 4 रिंग रेल की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज से अयोध्या सीधे जुड़ेगी। इससे महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अयोध्या और काशी जाना आसान हो जाएगा। वाराणसी के बाद रेल मंत्री स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज पहुंचे और वहां पर स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। रिंग रेल की व्यवस्था की गई है जिससे कि प्रयागराज से अयोध्या जी बहुत आराम से जा सकें, और 4 रिंग रेल की व्यवस्था ओवरऑल की गई है और होल्डिंग एरिया बहुत बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं जिससे कि पैसेंजर्स आराम से वहाँ पे रुक के उसके बाद में जब गाड़ी आए तब जा सके। करीब 13,000 सर्विसेज टोटल चलेंगी। कुंभ के जो 45 दिन है उसमें करीब 13,000 सर्विसेज टोटल चलेंगी। समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस ने कहीं पर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और ऐसे में उन्हें इंडिया गठबंधन का नेता मानना सही नहीं है। गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी जो कोई भी कह सकता है कि तो अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं भी। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हो चुकी है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा को बड़ा झटका लगा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के नेता सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ पार्टी का दामन छोड़ दिया। सूरज चौधरी ने सांसद अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। सांसद बन जाने के बाद उन्होंने सूरज चौधरी से किया गया वादा तोड़ दिया, ये कहना है सूरज का। उनका कहना है कि उन्हें टिकट का वादा किया गया था, लेकिन अब अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलवा दिया है। साथ ही सूरज चौधरी ने यह भी दावा किया कि अजीत 50,000 से ज्यादा वोटों से हारेंगे, बीजेपी की जीत होगी। चुनाव जिताया अवधेश प्रसाद जी को और पूरा तन मन धन से हर तरीके से इनके साथ रात दिन लगे रहे। तो इन्होंने मुझे बड़ा नेता बनाने के लिए तमाम तरीके के आश्वासन दिए हुए थे और यह था कि कभी आपको चुनाव लड़ाएंगे। विधायक बनने के बाद सब कुछ ठीक चला था। फिर उपचुनाव, ये लोकसभा चुनाव होने की स्थिति आई तो इन्होंने मैंने इनसे पूछा कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो आप जो है मुझे उपचुनाव लड़ाएंगे। तो इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि जो है ठीक है सूरज जी, हम आपको ही चुनाव लड़ाएंगे, आप मिल्कीपुर उपचुनाव की तैयारी करके रखिए, अगर हम सांसद बनते हैं तो ये चुनाव आपको ही लड़ना रहेगा। और लगातार इन्होंने इस बात को मेरे से दोहराते रहे। जिस दिन ये सांसद बन गए मैं गया, इनका स्वागत किया और इनसे मैंने फिर वचन को दोहराया कि आपने जो वादा किया था मिल्कीपुर उपचुनाव मेरे को लड़ाने के लिए, अब आशीर्वाद दीजिए, हम जा करके मिल्कीपुर में क्या हम जा करके वहाँ पे क्षेत्र में अपनी तैयारी करें, मेहनत करें। उस दौरान एकदम से झूठ बोल गए, मुकर गए और
अजमेर शरीफ की दरगाह में मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध किया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने कहा कि अजमेर की दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जो लोग हर दरगाह और मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात कह रहे हैं, वो रात में भी सपने के दौरान बाबर और तमाम मुगल शासकों को ही देखते हैं। तकलीफ वो ये है कि ये दरगाहें चाहे ग्रामीण अंचल की हो, आगरा शहर की अबू लाला की दरगाह, फतेहपुर सीकरी में करीम चिश्ती की दरगाह, ये दरगाहें हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन दरगाहों पर जो हाजिरी होती है उसमें हिंदुओं की संख्या कहीं ज्यादा होती है मुसलमानों से, तो वहां वो मन्नत मांगते हैं, इनका अटूट विश्वास है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी गंगा जमनी संस्कृति है, परस्पर भाईचारा है, हिंदू और मुसलमानों के साथ का जो रिश्ता है वो रिश्ते को कलंकित करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो सोते में बाबर और मुगल सम्राट दिखाई देते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच सभी राज्यों को निमंत्रण भेजा जा रहा है और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री संजय निषाद महाराष्ट्र पहुंचे और वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को उन्होंने कुंभ आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि इस बार महाकुंभ बेहद भव्य और बड़े स्तर पर हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता कुंभ में आए और पुण्य का लाभ उठाए। आसपास के अद्भुत यादगार बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार का महाकुंभ और भी बृहद स्तर पर होने वाला है। क्षेत्रफल को तो हमने बढ़ाया ही है, साथ में व्यवस्थाएं और भी बेहतर की हैं। हमने टेंट सिटी का निर्माण किया है, आसपास के परिसर को प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त किया है। इसके अलावा सीवर लाइनें बिछाई हैं, कोई गंदगी नहीं फैलने पाए, पेयजल शुद्ध मिले लोगों को, तो सब तक पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस का निर्माण किया गया, पहुंचाने का काम किया गया है। इंटरनल रोड्स का भी निर्माण किया है। इसके अलावा मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा तट पर हमने 15.5 किलोमीटर एक बड़ा गंगा तट पर रोड का भी निर्माण किया, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो और एक अद्भुत मनोरम वातावरण का आपको दर्शन हो सके। महामहिम राज्यपाल महोदय जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने भेंट करके आग्रह किया है कि महाकुंभ में पधार करके आप पुण्य प्राप्त करें और पूरी महाराष्ट्र की जनता का भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि सभी लोग आएं और पुण्य प्राप्त करें। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स गुजरात भेजे जाने के विपक्ष के दावों पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने करारा जवाब दिया। सीएनबीसी टीवी 18 इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स कार्यक्रम में न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का बिजनेस कभी भी गुजरात नहीं गया। क्या ऑपोजिशन को यह बोला जा सकता है कि अब बिजनेस महाराष्ट्र से गुजरात नहीं जाएगा? गुजरात कभी गया ही नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि देश का हर राज्य अपने अपने तरीके से परफॉर्म करता है और मैं केवल, चूंकि मैंने एफडीआई से बात शुरू की थी, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि फ्रॉम 15 to 19 जब मैं चीफ मिनिस्टर था जी, तो महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 था। करीब करीब 2 तो साल ऐसे थे कि एक साल around 48% of the entire FDI that came to India came to Maharashtra। एक साल 42% आया और हम सरकार से बाहर गए और पहले साल कर्नाटक नंबर 1 हो गया, हम अगले साल गुजरात नंबर 1 हो गया और उसके बाद हम लोग वापिस आए जी। और वापिस आने के बाद मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हम वापिस महाराष्ट्र को नंबर 1 पर लाएंगे और पहले ही साल महाराष्ट्र नंबर 1 आया, अगले साल भी नंबर 1 आया और अभी 2 क्वार्टर मिलाकर जो फर्स्ट 2 क्वार्टर से उसमें महाराष्ट्र को 52% एफडीआई मिला है, देश का 52%। इसलिए मैं ये मानता ही नहीं हूं कि महाराष्ट्र से कुछ गुजरात जाता है। गुजरात की अपनी एक स्ट्रेंथ है जी, कर्नाटक की अपनी एक स्ट्रेंथ है, तमिलनाडु की अपनी एक स्ट्रेंथ है, दिल्ली की अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो काम करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र महाराष्ट्र है और मुंबई केवल महाराष्ट्र के पास है।
न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने जीत के लिए लाडली बहन योजना और पीएम मोदी के एक है तो सेफ है नारे को श्रेय दिया। फडणवीस ने विभागों के बंटवारे पर कहा कि इस पर फैसला हो जाएगा। हाथ दिल पर रखकर बोलिएगा, 232 सीटों की उम्मीदें थी आपको, 90% स्ट्राइक रेट नहीं थी। नहीं झूठ थी। क्यों बोलूं, नहीं थी। हमको ये जरूर समझ में आ गया था कि हम बहुत अच्छी विक्ट्री करें, क्योंकि जिस समय 5% इंक्रीज हुआ जी, जैसे हम लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे थे तो मेजॉरिटी हमको दिख रही थी, हम लोग सिंपल मेजॉरिटी अच्छे से लेंगे लग रहा था, फिर लग रहा था 170 तक जाएंगे। लेकिन जिस समय 5% का इंक्रीज हुआ तो कुछ पत्रकारों से मैंने बातचीत की, मैंने उनको कहा कि 5% का इंक्रीज दो ही चीजें करता है, या तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को सिमट देता है, हम 50-60 में सिमट जाएंगे, या फिर जो हमको ग्राउंड पर दिख रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिविटी अमंग्स पीपल, तो ये हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री देगा। तो ये तो अंदाजा आया था, लेकिन ये लैंडस्लाइड इतना छप्पर फाड़ के होगा इसका अंदाजा नहीं था। और इस खास बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे पहले दिन से ही हमारे साथ थे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया तो उन्होंने संयम का परिचय दिया। अभी लोग कह रहे हैं कि शिंदे हैं तो सेफ है, सब मामला निपट गया, सब सुलझ गई बात, होम मिनिस्ट्री आप ही के पास है कि उधर देनी पड़ेगी। देखिए, पहले दिन से हम लोग साथ में ही हैं जी। खबरें तो कुछ भी चल जाती है ना, खबरों का थोड़ी कोई सिर पैर थोड़ी होता है और हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। शिंदे जी पहले दिन से साथ में थे। शिंदे जी ने जब हम लोग बैठे उस समय हमारे लीडर्स के सामने भी बात कही कि मैं भी ये समझता हूं कि जिस प्रकार का नंबर लोगों ने बीजेपी को दिया है तो बीजेपी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, इसलिए कोई उनके मन में भी कंफ्यूजन नहीं था। और होम मिनिस्ट्री किसके पास रहे, यूडी किसके पास रहे और फाइनेंस किसके पास रहे, इसके बारे में कल चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे चर्चा कंक्लूड होगी आपके कान में बता दूंगा। पहले बताइएगा, सबसे पहले। बिल्कुल। आपसे एक पर्सनल सवाल, आप मुख्यमंत्री थे, ज्यादा नंबर्स आपके पास थे, आपको उस हालत में भी डिप्टी सीएम बनना पड़ा, उसके बाद गजब का कमबैक है। पर्सनली उस वक्त आपको कैसा लगा और इससे कैसे आप बाहर निकल कर आए? ये हम सब के लिए एक लेसन होगा, हम सबको ऊपर नीचे देखना पड़ता है। क्योंकि हम महाराष्ट्र की धरती पर है तो अपने यहाँ शिरडी के साईं बाबा को बहुत लोग मानते हैं, तो साईं बाबा के पीछे एक वाक्य लिखा हुआ है, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब होता है सब्र, तो श्रद्धा रखो और सब्र रखो तो सारी चीजें ठीक होती है, वही मैंने किया। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि मोदी जी ने मुझे परम मित्र कहा। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप लोगों को बधाई, विजय का आनंद बहुत बड़ा है। मोदी जी ने परम मित्र कहा आपको, तो जब ये जीत, इतनी बड़ी जीत हुई, तो सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या कहा? नहीं, उन्होंने जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, आप लोगों को बहुत बधाई, ये उनका पहला वाक्य था। और मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से जो हमारे विजय का आनंद था वो बहुत बढ़ा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी न्यूज 18 नेटवर्क के इस खास मंच पर मौजूद थे और इसी दौरान खास बातचीत के दौरान उन्होंने जोर दिया कि खाद्य कीमतों को मुद्रास्फीति से अलग करने पर चर्चा शुरू करने का वक्त आ गया है। पीयूष गोयल ने यह भी सवाल उठाया कि ब्याज दरें टमाटर और दाल जैसी वस्तुओं की मांग को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। I can't for the life of me understand how the demand of onion or tomatoes or potatoes or rice or pulses is going to be affected by interest rates, whether they are high or low. I just can't for the life of me believe that we have not yet been able to evolve out of a outdated historical thinking where we are looking at the total retail inflation or CPI. It's time, as the famous saying goes, when things change, you have to change with time. Life is not always just a constant. And I do believe some economists should put their heads together and try to decipher
what is the impact of high interest rates on food inflation, and are we not actually fueling further inflation and adding to the woes of inflation to the common man by keeping interest rates high? I personally believe this is a debate whose time has come. प्रतापगढ़ से खबर, जहां परिवहन विभाग इस बार के महाकुंभ को लेकर विशेष तैयारियां कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान प्रतापगढ़ की सभी बसें भगवा रंग में दिखने वाली हैं। महाकुंभ को लेकर प्रतापगढ़ डिपो को इस बार 22 नई बसें मिली हैं, जिन्हें भगवा रंग में रंगा जा रहा है। पुरानी बसों को मरम्मत के साथ ही उनकी पेंटिंग भी चल रही है। महाकुंभ को लेकर के बसों की तैयारियां हमारी, उनकी स्थिति ये है कि हमको 6 महीने के अंदर 22 गाड़ियां मिल चुकी हैं और रंग दोहन का जैसे ये देख रहे हैं आपकी जो है कि सब भगवा कलर में हमारी गाड़ियां जो खड़ी हैं ये सब भगवा कलर में की जा रही हैं। जो गाड़ियां हमारी मेंटेनेंस में है उनको मेंटेनेंस कराया जा रहा है, उनको दुरुस्त कराया जा रहा है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रतापगढ़ में भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस समय प्रतापगढ़ बस स्टॉप पर है और आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। प्रतापगढ़ डिपो पे जो भी पुरानी बसें हैं उनका रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है और जितनी भी बसें हैं उसको भगवा कलर से रंगा जा रहा है और साथ ही साथ जो है जो स्लोगन महाकुंभ को लेकर है उसको भी लिखा जा रहा है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये प्रतापगढ़ डिपो की पुरानी बस है और इसको पूरी तरीके से जो यहाँ के मिस्त्री हैं उनके द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है। जो भी इन बसों में खराबी थी उसको दुरुस्त किया जा रहा है। साफ तौर पे हमारे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ के आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस कदर चल रही हैं और जो महाकुंभ को लेकर स्लोगन है वो भी बसों पे लिखा जा रहा है और साथ ही साथ बसों को भगवा किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बातों से बात नहीं बनती है तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस वक्त आईएस के रास्ते पर काम कर रहा है। इस समय आईएस की तरफ के रास्ते पे जा रहा है, वो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। ये कोई हुकूमत नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो है वो उसने ना आतंकवादियों के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ, आज हमारे ये प्रस्ताव भी आया कि बांग्लादेश को सख्त मैसेज दिया जाए और अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो जिस तरह पाकिस्तान को सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसी तरह भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।